पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, एफआईआर हो गई है और तुलना अभिनव अरोरा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के जरिए शेयर कर दिए हैं, शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। एफआईआर तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा न भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज को दबाने का ये एक साधन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है। और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। वैसे प्रोसेस सब वही है, लेकिन लीगली 151 को एफआईआर तो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे माइनर होने का फायदा मिला, जिससे पुलिस मुझे जेल में तो नहीं डाल पाई, लेकिन अगर यहाँ पर भी 19-20 होता तो मेरी भी आज हालत सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसी हो रही होती। क्योंकि मेरा समाज और मुझसे जुड़े लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो और भारत में बोलने की आजादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आजादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयां भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था, इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा समर्थन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सैकड़ों बार मैंने सिद्धू पाजी का गाना 295 सुना। मुझे लग रहा था कि सिद्धू पाजी ने गाना सिर्फ मेरे लिए गाया है। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। साथियों, एक 14 साल के बच्चे पर जो लखनऊ का रहने वाला है और वो बहुजन महापुरुषों पर वीडियोस बनाता है और बहुत पढ़ाई करके क्रांतिकारी उसके वीडियो होते हैं, क्रांतिकारी विचार होते हैं, पूरे देश के युवाओं को, देश के लोगों को, वंचितों को बदलने के लिए, अंधविश्वास पाखंड से निकालने के लिए, उसके ऊपर ये योगी और मोदी सरकार ने एफआईआर कर दिया। जय भीम, जय भीम। दोस्तों, जिस तरीके से यूपी के अंदर एक बच्चा जो लखनऊ में है और वो सरकार से सवाल कर रहा है और सरकार जो है पूरी तरीके से डर गई है उस बच्चे के सवाल से, और एक 14 साल का नाबालिग बच्चा अगर सरकार से तर्क के आधार पर कुछ पूछता है, सवाल करता है और वो पूरी सरकार उस बच्चे से डर जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चोट है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और वो बच्चा अगर सवाल पूछ रहा है, तर्क के आधार पर उनसे कुछ पूछना चाहता है और सरकार सवालों का जवाब ना देके उस बच्चे को 4 घंटे थाने बैठाती है, उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसे डराती है, धमकाती है, तो हम सरकार की घोर निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि ये देश तर्कशील है, ये साइंस वाला देश है, ये कोई पाखंडवाद और अंधविश्वास का देश नहीं है कि आप इस पाखंडवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा देके
और जो बच्चे साइंस की बात कर रहे हैं, जो तर्क की बात कर रहे हैं, आप उनको हरासमेंट करोगे, आप उनको जेल भेजने की तैयारी करोगे, आप उनको डराओगे, धमकाओगे, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती हैं। तो हम अपील करते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार जो है वो बड़ा दिल दिखाए। जिस तरीके से सरकार 56 इंच का सीना की बात करती है कि कम से कम इस लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने दें, और जो भी ऐसे तार्किक बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, और उनको हो सके तो उनको शाबाशी दें, उनको अवार्ड दें। ओशो जी, एक ओंकार सतनाम। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास ओशो जी की कितनी किताबें हैं। मेरे पास ओशो जी की हैं 3 किताबें। ये पढ़ी है मैंने, ये किताब पढ़ी है, और मेरे पास ओशो जी की 3 किताबें हैं, और लगभग मेरे पास पूरी किताबें होंगी 80 या फिर 70 के आसपास। उसमें से 3 किताबें ओशो जी की हैं, और अलग अलग लोगों की किताबें हैं, जैसे ओशो हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, और ये लाश खाने वाले धर्मवीर भारती, मतलब कि आप देख लीजिए, ये उपन्यासी है। गुलामगिरी है ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले जी की, जिनकी हम लोग मूवी देखने गए थे। अब लोग देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं कि मैंने अब किताब कैसे पढ़ना शुरू किया, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मेरे घर पे अक्सर लोग किताबें पढ़ा करते हैं। मेरे भाई एक किताब लाए थे, वो लाश खाने वाला, एक डॉक्टर साहब है मेरे भाई के जानने वाले, तो ये किताब लाए थे, पढ़ रहे थे, थोड़ा मजा आया कि बहुत डेंजर कहानी है इसके अंदर। एक आदमी है जो बच्चों को उठा लेता है, पकड़ना मान लीजिए, हमारे उधर पकड़ना बोलते हैं, कि आते हैं जब पुल बनता है तो उठा ले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कहानी नहीं है। इसमें कहानी है कि एक आदमी है जो बच्चों को उठाता है, उनको मारता है, उनको खा लेता है। साइको किलर, आप बिल्कुल सही। जो इसका मेन कैरेक्टर है वो साइको किलर है। वो पहले नहीं होता है, जब उसके बेटी के साथ, उसकी पत्नी के साथ ऐसा होता है तो वो बन जाता है। और मैंने सबसे पहली किताब ये पढ़ी है, फिर मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना शुरू किया, फिर ऐसे ही बहुत सारे राइट। तो सोचिए, एक नाबालिग बच्चा है, जहां रेप पीड़िताओं पर एफआईआर नहीं होती है, जातिवादी हत्याओं पर एफआईआर नहीं होती है, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई हजार लोग जाते हैं तब जाकर के उसमें एक एफआईआर होती है। और एक बच्चा जो देश के लोगों को अंधविश्वास पाखंड से निकालना चाहता है, उस पर काम कर रहा है, अपने बहुजन महापुरुषों पर वीडियो बनाता है। और कई वीडियो उसके ऐसे भी हैं जिसमें वो यूपी सरकार की जो काम है उनकी तारीफ भी कर रहा है। तो देखिए, ये लोग किस तरह से मनुस्मृति के खिलाफ जो भी आदमी बात करेगा, जो इनके ग्रंथ हैं, जो जहां पे पूरा पाखंड लिखा है उसके खिलाफ बात करेगा, उसको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं उसके कुछ वीडियोस भी आपको दिखा रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर, वो भी आप देखने का काम करें। और ये बहुत ही दुखद है, और हम सरकार से अपील, अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि उसके खिलाफ जो एफआईआर है वापस लेनी चाहिए, बल्कि उल्टा ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को, ऐसे टीनेजर एज के बच्चों को सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनाम देना चाहिए। उस इनाम के बदले देखिए उसको किस तरह से जेल भेजने की तैयारी सरकार कर रही है। तो बहुत ही निंदनीय है। हम योगी और मोदी पूरे केंद्र की सरकार की निंदा करते हैं, क्योंकि जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां वहां पर बहुजन समाज और महिलाओं पर एक बड़ा उत्पीड़न होता है। उस पर ये सरकार आंख और कान नाक सब बंद करके बैठी रहती है। उस पर काम करने की जरूरत है। और हम धन्यवाद करते हैं उस अस्मामीत गौतम बच्चे को कि वो हारा नहीं, और अभी भी उसके अपडेट आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ही धन्यवाद का पात्र है वो बच्चा, जो इतना अध्ययन करके और समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। दोस्तों, मेरे पिताजी अभी देश के एक ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, और मेरी उम्र भी अभी 15 साल हो गई है। तो मैं उनसे कहकर अपने आप को देश के राजकुमार की उपाधि ले लूंगा, और इतना ही नहीं, एक सिक्का भी जारी करवाऊंगा जिस पर डोरेमोन की फोटो छपी होगी। और मैं सोच रहा हूँ अपनी फोटो के साथ डाक टिकट की व्यवस्था करवा लूं। आप लोग सोच रहे होंगे, बौखला गए हो क्या, कुछ ढंग का काम करो तभी ये सब हासिल होगा। लेकिन अपने देश में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस वालों के लिए तो बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरएसएस वालों ने अपना एक आदमी देश के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है। तो जो आरएसएस वाले अब मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। तभी तो आरएसएस के 100 साल होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के तरफ से बड़े पुरस्कार देने की बात चल रही थी, जैसे डाक टिकट। अब पूछोगे डाक टिकट किस लिए? डाक टिकट आरएसएस के स्वयं सेवकों की राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। इनकी राष्ट्रभक्ति है जैसे देश में दंगे भड़काना, हिंदू मुस्लिम करवाना, देश में अशांति बनाए रखना, बीजेपी को वोट दिलवाना।
इसी के साथ साथ अपने देश में 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिसमें एक तरफ अशोक एम्बलम होगा और दूसरी तरफ भारत माता। भारत माता के हाथ में भारत का तिरंगा झंडा नहीं बल्कि भगवा झंडा होगा, जो कि आरएसएस की हमेशा से मंशा रही है। आरएसएस वालों ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, हमेशा से अपमान करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग पर विचार चल रहा है। ये सभी बातें स्कूल के सिलेबस में डालने की बात चल रही है। अभी ये सुनकर बड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन आगे चलकर ये तोड़ मरोड़ कर इतिहास बन जाएगा, जिसे हम सभी लोग तो जानते हैं कि ये झूठ की दीवार पर खड़ा है, लेकिन जो बच्चे इसे पढ़ेंगे वो तो इसे सत्य ही मानेंगे। एक ऐसी संस्था का इतिहास जिसने हमेशा अपने देश को नुकसान ही पहुंचाया है, ज्यादातर गलत काम ही किए हैं, कभी भी इससे अपने देश को फायदा नहीं हुआ है, फिर भी इसे इतना सम्मान देना प्रधानमंत्री जी द्वारा आरएसएस को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाने की ओर इशारा करता है। देश में लोग हैं, माता पिता इतने अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि वो चीज वो अपने बच्चों के अंदर भी डालते हैं। जैसे ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि एक शराबी बाप से बहुत ज्यादा खराब एक अंधविश्वासी माँ है। जैसे शराबी बाप है, शराब पिया मर गया, क्या वो बच्चे को थोड़ी ना सिखा के जाएगा। ये अंधविश्वासी माँ होती है ना, ये अपने बच्चे के अंदर डालती है। वैसे ही अगर आपके घर में भी ऐसा कोई है तो वो तो बताएगा ही कि ये व्रत रखो, वो व्रत रखो, लेकिन उसमें दूर हटने के लिए किताबें पढ़ सकते हैं। किताबों को पढ़ने के बाद ही ज्ञान आता है। ओशो ने जब 1000 के आसपास किताबें पढ़ी, तब उनके अंदर कुछ भौतिक विकास हुआ और फिर उन्होंने किताबें पढ़ी, किताबें लिखी, और आज हम उनको रजनीश ओशो के नाम से जानते हैं। आज उनका एक ओहदा बन के रह गया है कि आप किसी आस्तिक के सामने अगर ओशो का नाम ले लेंगे, कहेंगे इससे दूर कर दो मुझे, ये पागल कर देगा। बहुत सारे बाबा हैं जो कि कहते हैं कि किसी के भी चक्कर में पड़ जाओ, लेकिन नास्तिकों के चक्कर में मत पड़ना। और ओशो कहते हैं मुझे नास्तिकों की ही तो तलाश है। मैंने कुछ चीजें बाबा साहब से सीखी हैं, कुछ क्या मैंने पूरा बाबा साहब जी से ही सीखा है। और आज मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं किताबें तो पढ़ता ही रहता हूँ, बाबा साहब जी के मिशन को भी आगे बढ़ाऊंगा। और मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे बाबा साहब जी का क्या कहना था कि किताबें पढ़ो, पढ़ाई करो, अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करो। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे बाबा साहब जी बहुत किताबें पढ़ते थे। उनकी एक लाइब्रेरी है राजगृह दादरपुर में, तो वहाँ पर उनकी 50,000 के आसपास किताबें हैं और उन्होंने 10,000 के आसपास खुद पढ़ रखी हैं और 50 के आसपास उनकी खुद की किताबें हैं। और एक किताब से तो देश का बच्चा वाकिफ होगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। और उनकी जो किताब, जब वो हमें छोड़कर जा रहे थे, तब वो आखिर में अपनी एक किताब लिख रहे थे, द बौद्ध हिज धम्म। ये किताब थी उनकी आखिरी वाली, और इससे पहले भी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उसमें से कई किताबें मैंने पढ़ भी रखी हैं। जैसे जातिवाद का विनाश, जिस पर मैंने प्रॉपर एक लाइव करके रखी है अपने दूसरे वाले चैनल पर, और कॉन्स्टिट्यूशन, जो शायद मैं अभी अपने बैग में भी लेकर घूम रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो राहुल गांधी और कुणाल कामरा जैसे लोग अपने साथ रखते हैं। और जिस प्रकार का मैं काम करता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मुझे पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन अपने साथ रखना चाहिए, और शायद ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैं अपने बैग में रखता हूँ, क्योंकि कई सारे हेटर्स मिल जाते हैं तो वो मुझसे धाराओं में बात करने लगते हैं। इस धारा को जानते हो? मैं खोल के देख लेता हूँ। कहते हैं कि सब भगवान भरोसे चल रहा है, उनके लिए एक सिग्मा रिप्लाई क्या हो सकता है, जो चीफ जस्टिस रामकृष्ण गवाई ने दिया। उन्होंने कहा कि तुम खुद देवताओं के पास जाओ और कहो कि वही कुछ करें। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो, तो जाओ प्रार्थना करो और खंडित मूर्ति का सर जुड़वा लो, जिसे मुगलों ने काटा था। 16 सितंबर 2025 को राकेश दलाल की तरफ से एक PIL फाइल जस्टिस रामकृष्ण गवाई के बेंच की सुनवाई में आती है, जिसमें खजुराहो में स्थित जावेरी मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के मूर्ति के रेनोवेशन की बात थी। उसमें लिखा था कि अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए कि जो भगवान विष्णु के मूर्ति का सर मुगलों द्वारा काटा गया था, उसका रेनोवेशन किया जाए। इसके रिप्लाई में जो बात जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई ने कही थी, उसकी आधी बात तो कंट्रोवर्सी के अंदर आ गई। चीफ जस्टिस रामकृष्ण गवाई का कहना था कि ये हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, इसमें वही कुछ कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ आदेश नहीं दे सकता हूँ।
अगर आप लोग भगवान में इतना ही मानते हो तो आप उन्हीं से कहो कि वही कुछ करें। और जिनकी भी वहां से भावनाएं जुड़ी हैं तो उसी के बगल में एक शिवलिंग है, आप वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हो। यही एक छोटी सी बात थी, इसमें कोई बड़ा विवाद नहीं था। मैं खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आई प्रॉपर्टीज पर जाया करता हूँ। शायद वो चाह कर भी भगवान विष्णु के मूर्ति के सर को रेनोवेट ना कर पाए, क्योंकि वो लोग केवल क्षतिग्रस्त हो रहे चीजों का ही रेनोवेशन करते हैं। उनके पास इतिहास बदलने का कोई अधिकार नहीं है। जो सोशल मीडिया पर घटनाक्रम गुजरा उसे देखकर एक बात जरूर साबित हो गई है कि रटने वाले तोतों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। धार्मिक दृष्टिकोण से करोड़ों में और सामाजिक दृष्टिकोण से 2 कौड़ी की। आप भले ही धर्म का लेप लगाकर खूब फूल मालाएं पहनाओ, लेकिन समाज के लिए इनका योगदान शून्य ही रहने वाला है, क्योंकि अब ना ही मंत्रों से खाना आता है और ना ही शत्रुओं को हराया जा सकता है। अभी मैंने पढ़ा जैसे देवव्रत महेश रेखे ने अपने पिताजी के सानिध्य में 5 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को रटकर उन मंत्रों को दंड क्रम से 50 दिनों में पूरा किया। ऐसा ही 200 साल पहले वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने भी किया था और इससे पहले भी 2 लोगों ने किया था इस क्रम को। और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सभी लोग पृथ्वी पर एक गुरुकुल में शिक्षण का कार्य करते हुए चले गए। इनमें से कोई भी आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर और अब्दुल कलाम नहीं बन पाया। और अभी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक धर्म प्रचारक बनकर देवव्रत महेश रेखे को सम्मान देने में लगे हैं, ऐसा इन्होंने कभी भी किसी भी कला, खेल या फिर विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया होगा। और आप सभी लोगों को लग रहा होगा क्या ही बड़ा काम किया होगा, हिंदू हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये काम करना चाहिए किसी मठ में बैठकर, ना कि सीएम या पीएम की कुर्सी पर बैठकर। इससे इंस्पायर होकर न जाने कितने गोलू मोलू बच्चे राधे राधे करते स्कूल में घुस जाते हैं और पढ़े लिखे वैज्ञानिक बच्चों के सामने धर्म का प्रचार करने लग जाते हैं। अभी बहुत सारे गिरगिटानंद और पूजनीय प्रेमानंद हो गए हैं। अब हमें ये नहीं चाहिए। अब हमें हदीसें और मंत्रों को रटने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हमें वैज्ञानिकों की जरूरत है, क्योंकि अब हमें सड़कों पर काम करते ह्यूमनॉइड रोबोट चाहिए। चाइना की तरह बॉर्डर रक्षा करने वाले रोबोट चाहिए। हमें हर जगह टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि अब मंत्रों के जाप से देश नहीं चलते मित्र। भले ही देवव्रत का काम सराहनीय है, उसके लिए उसके गुरुजन काफी हैं। जैसा हमारे संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भारत के लोगों के लिए काम करना चाहिए। देवव्रत को गुरुकुल में और उसके समाज में सम्मान मिले, बहुत अच्छी बात है। किंतु अगर हम वेदों को रटने वाले मॉडल को देश का रोल मॉडल बनाएंगे तो 2047 तक हम विश्व गुरु तो नहीं बल्कि वेद गुरु बनकर रह जाएंगे। तो हमारे देश का रोल मॉडल देवव्रत महेश रेखे या अभिनव अरोरा जैसे लोग नहीं बल्कि पूजा पाल होंगी, जिन्होंने 12 बंकी में धूल रहित थ्रेसर मशीन का मॉडल बनाया और जापान गई। इसके अलावा हेमेश शदलवादा, मैदान त्रिवेदी, सुहानी चौहान, आनंद सिंह, विनेशा उमाशंकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने विज्ञान में महारत हासिल करके रखी है। और इनके काम के बारे में हम लोगों को तनिक भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको पीएम और सीएम ने देवव्रत की तरह मंच नहीं। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें और हो सके तो एक आर्थिक चैनल को भी सहयोग करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।